हेलो दोस्तों। आज हम लोग हम्म, वही एनसीईआरटी बायोलॉजी, लेकिन आपकी क्लास 11 नहीं, क्लास 12, क्योंकि वो भी साथ साथ लेकर चलना है, तब ना 3 महीना में 11 और 12 क्लास की केमिस्ट्री एंड बायो की बुक का पूरी पूरी तरह से रीडिंग कर पाएंगे। समझिए, 1.5 महीने में काम समाप्त। चलिए, दिखा देते हैं ऐसे बुक, एनसीईआरटी का बुक्स जो मैंने बगल वाले बाजार से परचेज किया है। तो देख आते हैं। देखिए, क्लास 12 जीव विज्ञान एनसीईआरटी। आपको उधर उल्टा दिख रहा होगा। दिख रहा है ना, उल्टा ही दिखा देते हैं। लेकिन आज हम लोग चैप्टर 1 नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग सीधे छलांग मारेंगे। बताता हूँ। अनुवांशिक तथा विकास, वो वाले चैप्टर इकाई 7 का अनुवांशिक तथा विकास में अध्याय 5 वंशगति तथा विविधता के सिद्धांत, वही पढ़ेंगे। देख लीजिए भाई, चलते हैं पेज नंबर 77। आ गया। कुछ वैज्ञानिक का नाम के बारे में पढ़ना है। वैसे मजा आएगा तो ही तो हम लोग जल्दी से पढ़ पाएंगे, नहीं तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। जेम्स डी वाटसन का जन्म 6 अप्रैल 1988 को शिकागो में हुआ था। वर्ष 1947 में इन्होंने प्राणी विज्ञान के विषय में बीएससी की उपाधि ग्रहण की। इन वर्षों के दौरान इनके बालकपन की रुचि पक्षियों को देखते रहना थी। इसी रुचि ने उन्हें अनुवांशिक के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत कर दी। यह तभी संभव हो सका जब इन्हें ब्लूमइन, बहुत हिंदी बहुत पढ़ने आज चलिए, ब्लूमिंगटन में इंडियाना विश्वविद्यालय ने प्राणी विज्ञान में स्नातक अध्ययन के लिए फॉलोशिप दी। इसी विश्वविद्यालय से ही इन्हें जीवाणु भोजन बहुगुणन पर कठोर एक्स-रे का प्रभाव पर कार्य करने के फलस्वरूप प्राणी विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। वह क्रिक से मिले तथा डीएनए संरचना की गुत्थी को सुलझाने में सर्वप्रथम दोनों की जो सामान्य रुचियाँ थी उन्हें खोज निकाला। इनका पहला गंभीर प्रयास असंतोषजनक सिद्ध हुआ। इनका दूसरा प्रयास प्रायोगिक प्रमाणों पर आधारित था तथा न्यूक्लिक एसिड साहित्य का भली प्रकार से सम्मान प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप मार्च 1953 को पूरक डबल हेल्मस संरूपण का प्रस्ताव सामने आया। फ्रांसीसी हैरी क्रैम्पटन क्रिक का जन्म इंग्लैंड के नॉर्थएम्पटन में 8 जून 1916 में हुआ था। इन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में भौतिक का अध्ययन किया और वर्ष 1937 में बीएससी की उपाधि ग्रहण की। वर्ष 1954 में इन्होंने पीएचडी के कार्य समाप्त किया। इनकी थीसिस का शीर्षक 66 पॉलीपेप्टाइडों तथा प्रोटीन पर एक्स-रे विवर्तन था। फ्रिक्स के जीवन काल में यदि किसी प्रकार का क्रांतिक प्रभाव उन पर पड़ा तो वह जेडी वाटसन से उनकी मित्रता का था। इस जवान वाटसन, जिसकी आयु वर्ष मात्र 23 थी, ने वर्ष 1953 में डीएनए तथा प्रतिकृति योजना के लिए डबल हेलिकल संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। क्रिक को वर्ष 1959 में एफआरएस से सुशोभित किया गया। वाटसन तथा क्रिक के सम्मान में वर्ष 1959 के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल का जॉन कॉलिन वारेन पुरस्कार तथा वर्ष 1960 का
लैस्कर पुरस्कार और 1962 का अनुसंधान कॉर्पोरेशन पुरस्कार भी शामिल है। ज़्यादा नहीं था इसमें, बस वही। आइए वंशगति और विविधता के सिद्धांत के बारे में आगे पढ़ते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है? किसी अन्य जानवर क्यों नहीं यह आम के बीज से आम का पौधा ही उगता है? कोई अन्य पौधा क्यों नहीं? माना कि संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है, पर क्या वह उनसे बिल्कुल ही अभिन्न होती है या उनके लक्षणों में कुछ भिन्नता दिखती है? क्या तुमने कभी आश्चर्य किया कि सहोदर कभी एक जैसे दिखते हैं या फिर कभी अलग अलग क्यों दिखते हैं? जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवांशिक या आनुवांशिक विज्ञान ऐसे तथा इनसे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करती है। इस शाखा में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन होता है, अर्थात यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। वंशागति आनुवंशिक का आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। मानव के 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। उसने पादपों और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया तथा उनसे इच्छित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। उदाहरण पुरानी जंगल गायों के कृत्रिम चयन और उनके पालतू बनाकर हमने आज कुछ भारतीय किस्में प्राप्त कर ली है, जैसे पंजाब की साहिवाल गाय। हमें मानना पड़ता है कि भले ही हमारे पूर्वजों को लक्षणों की वंशागति और विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। 5.1 मेंडल के वंशागति के नियम। 19वीं सदी के मध्य के वर्ष में ही आनुवंशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। ग्रिगोर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे में 7 वर्ष 1856 से 1863 तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया। सांख्यिकीय विश्लेषणों और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम प्रयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधे की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागति नियम में व्यापकता थी और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे, जैसे लंबे या बौने पौधे, पीले या हरे बीज। इसके कारण उसे वंशागति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। बाद के वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं और उनमें निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सका। मेंडल ने अनेक तद्रुप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंशक्रमों को लेकर कृत्रिम परपरागण के प्रयोग किए। तद्रुप प्रजनन सम वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक या ट्रेट प्रदर्शित करता है। मेंडल ने मटर की 14 तद्रुप प्रजननी मटर की किस्मों को छांटा, अर्थात 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया
इनके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: चिकने या झुर्रीदार बीज, पीले या हरे बीज, फूली हुई या सिकुड़ी हुई फलियां, हरी या पीली फलियां, लंबे या बौने पौधे। यहाँ चित्र में दिया हुआ है लक्षण, प्रभावी विशेषक, अप्रभावी विशेषक। बीज का आकार भी है। पहला है गोल, जो अप्रभावी विशेषक है झुर्रीदार। बीज का रंग में प्रभावी में है पीला, अप्रभावी में है विशेषक। वैसे ही फूल का रंग बैंगनी सफ़ेद, फली का आकार फूली हुई सिकुड़ी हुई, फली का रंग हरा पीला, पुष्प की स्थिति अक्षीय और अंतः, तने की ऊंचाई लंबा बौना। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे का विपर्यास विशेषक वही है लक्षण अभी जो हम लोग बात किए थे, तने की ऊंचाई लंबा बौना, उनका रंग बैंगनी सफ़ेद है, यही सब। एक जीन की वंशागति। मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकरण किया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया गया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी या फिलियल प्रोजेनी या F1 भी कहा जाता है। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे। कोई पौधा बौना नहीं था। इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों या ट्रेट वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए गए। उन्होंने देखा कि F1 में दो में से एक जनक के लक्षणों की ही अभिव्यक्ति होती है, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते। मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधे को स्वयं प्राकृत किया और उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में प्रत्युत्पन्न कुछ पौधे बौने थे, जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया, अब वह प्रदर्शित हो गया। बौने पौधे का अनुपात कुल F2 पौधे का 25% था, जबकि 75% लंबे थे। लंबे और बौनेपन का लक्षण जनकों के समान ही थे और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था, अर्थात सभी या तो लंबे थे या बौने मझोले कद के कोई भी नहीं थे। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनसे भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनकीय लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक 3:1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए। विपरीत विशेषकों में दोनों F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया। यह देख लिए पिक्चर में वही दल, फूल का है, दल वर्तिकाग्र है, परागकोश है, पुंकेसर है, स्त्री केसर है, जनक वही मतलब फूल है, पराग स्थानांतरण हुआ, फिर वही फूल मटर के संकरण के चरण वही तो यहाँ फिर चित्र में यहाँ वही लंबा बौना पद में परस हुआ तो दोनों लंबा हुआ, फिर स्वपरागण दोनों में किया गया तो लंबा 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 बौना ही सब हो गया। अब चलिए आइए, एक संकर क्रॉस का रेखीय निरूपण था। इन प्रश्नों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को कारक या फैक्टर कहा। अब हम उसे जीन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाइयाँ हैं। किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना इसमें निहित होती है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों के प्रतीक दें तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे कैपिटल अक्षर से तथा विपरीत लक्षण की जीन के छोटे अक्षरों से व्यक्त किया जाता है।
उदाहरण के लिए ऊंचाइयों के लक्षण में लंबे के लिए कैपिटल टी और पौने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग होता है। टी मतलब वही कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के युग्म विकल्प या एलील है। दूसरे शब्दों में पौधे में ऊंचाइयाँ के एलील जोड़े इस प्रकार होंगे, भाई कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया तद्रूप प्रजनन और प्रजननक्षम मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में एलील जोड़ा समयुग्मजीय या होमोजाइगस क्रमशः कैपिटल टी या स्मॉल टी या स्मॉल टी को पौधे का जीनोटाइप और लंबे बौने को फिनोटाइप कहा गया। अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, आगे पढ़ेंगे, टाइम हो गया, कल पढ़ेंगे।